नमस्कार। आर एक्सप्रेस के खास शो अब होगी मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा। आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा जो कर्मचारी हैं उनको लेके है, क्योंकि लगातार देखा गया है कोविड-19 में जो है संविदा कर्मचारियों ने जो बाहर से आ रहे श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का जरूर काम किया था और पूरा मोर्चा संभाले थे। लेकिन आज वो अपनी पेमेंट को लेकर जो है खुद जो है कस्मों कसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि जो रोडवेज के एमडी हैं राजशेखर जी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिस पर उनके जो मई माह के वेतन को लेकर कुछ दुविधापूर्ण बातें लिखी गई हैं, जिसको लेकर जो कर्मचारी वो असमंजस में है। आज इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट जो है मौजूद है। अगर बात की जाए पहले गेस्ट की तो जो अंजनी सैनी जी है जो संविदा अध्यक्ष परिवहन निगम के हैं वो हमारे साथ मौजूद है। वहीं अगर दूसरे गेस्ट की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जो पक्ष रखने के लिए हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी जी मौजूद है। आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्या जो संविदा कर्मचारियों को दर्द क्या है और आखिर उनकी दर्द की जो है अनसुनी क्यों की जा रही है। क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना योद्धाओं की बात की जाए तो एक कोरोना योद्धा के तौर पर ये संविदा के कर्मचारी भी जो निकल के सामने आए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जान हथेली में रख के उन श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया था। उस समय किया था जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। आइए इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अंजनी जी, जो एक पत्र जारी हुआ है आपके एमडी द्वारा, राजशेखर जी द्वारा एक पत्र जारी किया गया था कि जो मई माह का वेतन है उस पर किलोमीटर के हिसाब से वेतन दिया जाएगा, जबकि जो आप लोगों के यहाँ जैसे जो निर्धारित पेमेंट होता है कि फिक्सेशन वाला, उसको कटौती करके जो है किलोमीटर पे कर दिया गया। लोगों को ड्यूटी पे तो बुलाया गया था लेकिन उनको बसें ज्यादा नहीं मुहैया करा पाई। तो क्या लगता है कैसे आप लोगों का जो परिवार का भरण पोषण चल पाएगा? इस समय बड़ी संविदा चालक परिचालक के उसमें जो है बहुत बड़ी स्थिति गंभीर है। उनका ना पेमेंट मिल पा रहा है, ना उनके बच्चे जो है स्कूल जा पा रहे हैं, ना फीस दे पा रहे हैं, ना दूध का पैसा निकल पा रहा है। सरकार ने पूरी तरीके से उनका जो है फिक्सेशन वालों का कम से कम 7,000 का नुकसान किया। और उसमें दो तरीके की कैटेगरी होती हैं, उत्तम और उत्कर्ष। उत्तम श्रेणी में 7,000 काटे, उत्तम श्रेणी में 7,000 काटे, और जो जनरली चलते हैं तो ₹1.50 पर किलोमीटर के, उसमें जो है उन्होंने जो है 3,000 काटे। तो कुल मिलाकर के 4,000, 5,000, 7,000 इस तरीके की लोगों को पेमेंट जो है बनी। 7,000 काटने पे जो है कम से कम 10,000 रुपये पेमेंट मिला। तो उसमें हम लोग लॉकडाउन में क्या करेंगे? इस तरीके की वैश्विक महामारी में ना वो अपने बच्चों का इलाज करा पाएंगे ना पढ़ाई करा पाएंगे। दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार है और इस तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप की सवाल आ रहे हैं, क्योंकि जो वो संविदा कर्मचारी उस समय पर उन्होंने जो है अपना पूरा बहुमूल्य समय दिया, जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, इस महामारी से लड़ने के लिए वो स्वयं बाहर आए और उन श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। आज उनकी वेतन को लेकर जो सवाल उठने लगे हैं सरकार पर। देखिए, अभी मैंने क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ से बातचीत की, उनसे हमने इस विषय में चर्चा की कि जैसे कि ये विषय आ रहा है कि जो संविदा के चालक और परिचालक हैं इनका एक दो तरह कैटेगरी उन्होंने फिक्स कर रखी है। एक तीसरी कैटेगरी है कि वो जो कितने किलोमीटर चलते हैं उस पर उनकी तनख्वाह तय की जाती है। तो उन्होंने बताया कि एमडी महोदय के आदेशानुसार जो उत्कृष्ट और उत्तम कार्मिक हैं उनका प्रोत्साहन किसी भी प्रकार से नहीं काटा जाएगा, तथा जो भी किलोमीटर उन्होंने संचालित किए हैं तो लॉकडाउन के पिछले 3 महीने के ऑन एवरेज किलोमीटर निकाल करके जो उनका फिक्सेशन का तनख्वाह है, वेतन है, वो लगभग पेमेंट करने की व्यवस्था की जा रही। हमने उनसे ये भी पूछा कि ऑन एवरेज कितनी सैलरी बनेगी, तो उन्होंने कहा कि ये 2-4 दिन में हम कंफर्म करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी बता देंगे। दिनेश, सवाल फिर वही उठ रहा था, अगर उनको जो कंफर्म नहीं कर पाए कि अभी सैलरी 2-4 दिन बाद कंफर्म करेंगे, तो ये पत्र क्यों पहले जारी कर दिया? कि जो चालक परिचालक हैं वो असमंजस में क्यों फंसे हुए हैं? पत्र क्यों पहले जारी कर दिया गया फिर, जब उनको खुद नहीं पता है एमडी को कि उनकी सैलरी क्या दी जाएगी? तो पत्र जारी करने का औचित्य क्या था? नहीं, एमडी महोदय ने जो गाइडलाइन दिए हैं, जो सरकार की मंशा के अनुरूप, मान लीजिए अगर शासनादेश नहीं आएगा तो नीचे का अधिकारी क्या काम करेगा, किस हिसाब से वेतन तय करेगा, तो इसके लिए पत्र जारी किया गया है, ना कि संविदा चालक परिचालकों को परेशान करने के लिए या उनका वेतन काटना। ऐसी कोई मंशा सरकार की नहीं है, क्योंकि योगी सरकार ने पहले ही कह दिया है, प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि हम किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर जीने पर विवश नहीं। ये भी कहा था ना समान कार्य समान वेतन, तो समान कार्य समान वेतन पे भी वो जो खरे नहीं साबित हो रहे हैं। परिचालक संविदा के जो चालक परिचालक उनको जो है उनकी पेमेंट की बात देख लीजिए और जो रेगुलर के उनकी देख लीजिए, ना तो इस पे खड़े होते समान कार्य समान वेतन पे वो भी नहीं खड़े आए। और दूसरी बात अगर कर ली जाए तो अगर उन्होंने जो संविदा चालक परिचालकों के लिए पेमेंट मई माह का किया है, तो अगर सही होता तो पूरे प्रदेश में ये संविदा के चालक परिचालक आवाज क्यों उठा रहे हैं? आज हर जगह पे जो है आवाज इनकी उठाई जा रही है कि हमारी वेतन की कटौती की जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने उस समय पर लड़ाई लड़ी जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था।
मैं इसके लिए जो भी अपने संविदा चालक प्रचालक हैं उनको नमन करता हूं, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से। लेकिन जो समान वेतनमान की मांग है, ये धीरे धीरे करके जब से भाजपा सरकार आई है, इनका जो भी न्यूनतम दर थी उसको धीरे धीरे करके उन्होंने बढ़ाया है। जैसी मेरी जानकारी में कि इनका जो संविदा चालक और प्रचालक का जो संगठन है वो कई स्तर पर एमडी महोदय से वार्ता कर चुका है और उनके फिक्सेशन और रेगुलेशन के लिए ऑलरेडी बातचीत चल रही है। कई अल्टरनेट में ये लोग बातचीत भी कर चुके हैं। अंजन जी, कितना संतुष्ट हैं आप बीजेपी नेता की बातों पे, जो जैसे बता रहे हैं कि हमारी एमडी से बात हुई है, लेकिन एमडी बताएंगे कि हाँ 2-4 दिन बाद बताएंगे, इससे कितना संतुष्ट हो रहे हैं आप लोग इस पे? कुल मिलाकर के एमडी साहब तो नाइंसाफी कर रहे हैं चालक और परिचालक के साथ। भारत सरकार की गाइडलाइंस थी कि लॉकडाउन जब तक चलेगा तब किसी प्रकार का उनका वेतन जो है कि कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी वेतन की कटौती की गई। अभी तक तो यहाँ तक जो है कुछ बसों का संचालन शुरू हो गया। जितने लोग जो है श्रमिकों को लाने में, जितने बाहर से दूर दराज से लोग आए उनको लाने के लिए अभी तक संविदा चालक और परिचालक की कोविड-19 जांच नहीं कराई गई, क्योंकि वो हो सकता है ग्रसित हो जाए किसी से। दिनेश जी, बड़ा सवाल है, जो ड्यूटी पे लगे थे उनकी जांच नहीं कराई जाएगी, क्यों नहीं कराई गई अभी तक जांच? क्योंकि ड्यूटी पे लगे हुए थे, शायद मान लीजिए अगर कोई एक संक्रमित होता है तो उनका परिवार और उनके आसपास के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। उन संविदा चालक परिचालकों की जांच क्यों नहीं कराई गई? क्यों ढिलाई बरती जा रही है आपके आरएम द्वारा या एआरएम द्वारा? देखिए, ये बात अब आप हमारी जानकारी में लाए हैं। वैसे मैं अभी बस स्टेशन तरफ गया था तो वहाँ जो एक आम यात्री है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। तो हमारे संज्ञान में ये था कि जो चालक और परिचालक ड्यूटी पर जाते होंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, जो कोरोना की बीमारी की प्राथमिक स्टेज है, पहली जो है उस पर थर्मल स्क्रीनिंग ही संभव है, उसको कराया जा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं कराए हैं तो मैं एआरएम और आरएम से बात करके यथाशीघ्र ये उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जितना भी स्टाफ है उसका सामूहिक रूप से रैंडम सैंपल भेज करके कोविड-19 की जांच कराने का कष्ट करें। अंजनी जी, आपसे सवाल ये है कि अब सड़कों पे बसें फर्राटा फिर भरने लगी हैं, पैसेंजर फिर बस पे आने लगे हैं। क्या रायबली डिपो की अगर हम बात कर लें, रायबली डिपो में बसों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है लगातार? क्योंकि जब आप लोग ड्यूटी पे जाते हैं तो बस का पहले सैनिटाइजर करने की बात रखी जाती है, फिर जब बस वापस फिर डिपो में आती है फिर उसका सैनिटाइजर किया जाता है। तो क्या ऐसा रायबली में हो रहा है? जी हाँ, अभी तक जो है जैसा मुझे ज्ञात है, अभी हमने जो है ड्यूटी करी है 1 तारीख को करी है, उसके बाद जो है 3 तारीख को करी है, सैनिटाइजर हो रहा है। लेकिन कुल समस्या ये आ रही है कि हम लोगों के पेमेंट में सैनिटाइजर वगैरह तो वर्कशॉप में होता है, हम लोगों की देखरेख में जब गाड़ी निकलती है तब आकर के जो है गेट पे लगा हुआ है। लेकिन समस्या यहाँ पे आ रही है कि हम लोगों के बीच में भेदभाव क्यों? पूरा संचालन हम लोग चला रहे हैं, रेगुलर को पूरी पेमेंट और संविदा को कटा करके पेमेंट, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, रेगुलर की भी 30% की पेमेंट शायद कटौती की जाए, जो हमारी जानकारी में है। लेकिन संविदा कर्मियों के हिसाब से जो शोषण किया जा रहा है, हम इसको शोषण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार सबसे ज्यादा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में, तो अगर बसों का संचालन करने की बात की जाए तो संविदा कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है और रेगुलर कर्मचारियों की संख्या ना के बराबर है। तो पूरा मोर्चा जो है संविदा कर्मचारियों ने अपने कंधे पर उठा रखा था। लेकिन जिस हिसाब से पत्र जारी हुआ तो एक असमंजस जरूर उनके व्याप्त है। तो दिनेश, वो असमंजस कैसे दूर होगा? क्या इनको पेमेंट पूरा मिल पाएगा या इनकी पेमेंट पे कटौती की जाएगी? क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मेरे जानकारी में है पूरा वेतन मिलेगा, वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। अगर फिर भी कोई शिकायत है तो मैं माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक और माननीय परिवहन मंत्री जी से बातचीत करके जो भी चालक और परिचालक के हित में होगा उसके लिए मैं उनसे बातचीत करूंगा, अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, अपने माध्यम से। जहां तक इनका जो भी हित होगा सर्वोपरि है, मैं इनके सहयोग के लिए, इनके कर्मठ कार्य के लिए इनका सदैव रेडी रहेंगे और इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इनका परिवार किसी तरह से प्रताड़ित नहीं होने पाएंगे। ये भाजपा सरकार की मंशा है और संगठन की मंशा है कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न हो। अंजनी जी, सरकार से क्या मांग है आपकी? आखिर क्या कैसा सरकार कैसे करे आप लोगों के लिए कि आप लोग संतुष्ट हो सके? क्योंकि आप लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई इस लॉकडाउन के दौरान। सरकार ने तो जो भी किया, जो आदेश होते हैं हम लोगों को यही नहीं पता हो पाते हैं कि सरकार की जो आदेश हैं मुख्यालय में दबा लिए जाते हैं, ये सरकार खुद नहीं करना चाहती। अभी इसका जो है मुख्यालय का आदेश हुआ था कि 300 रुपये पर डे के हिसाब से चालक और परिचालक को दिया जाएगा कोविड-19 में ड्यूटी के, वो भी तक नहीं दिया गया। वो तत्काल देना था, ड्यूटी के दौरान देना था, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिल पाया।
क्या कहेंगे दिनेश जी, जो 300 रुपए की बात फिर निकल के आ रही है कि ड्यूटी के दौरान 300 रुपए जो है इनको भत्ता दिया जाएगा, वो भत्ता भी नहीं दिया गया और उस पर कोई बोलने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि इस संबंध में हम लोगों ने भी कई उच्च अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो सभी का गोलमोल जवाब है, क्योंकि उनको भी उसके विषय में पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आखिर जब विभाग के जो आला अधिकारी वही असमंजस में है तो कर्मचारियों को कैसे संतुष्ट करेंगे? देखिए ऐसा है, जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी, बस्ती के ARM की बात आई कि उन्होंने नगद पैसा दिया। अगर वहाँ हुआ है तो रायबरेली में भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ARM साहब से अभी बात करूंगा कि अगर ऐसा शासनादेश था कि ड्यूटी पर जाते ही 300 रुपये चालक और परिचालक को देना था तो उन्होंने किन कारणों से नहीं दिया है, और अगर नहीं दिया है तो उसको तत्काल व्यवस्था कराने का उपाय करें। मैं उनसे अभी जाकर वार्ता करूंगा। दिनेश जी, कई सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए वही संविदा चालक परिचालकों के द्वारा ड्यूटी के दौरान जो उनको जब वो श्रमिकों को उनके घर उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ने जा रहे थे तो उनको भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जा रही थी, लेकिन भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे, अब पेमेंट को लेकर सवाल उठे। आखिर सब मिला के कुल मिला के अगर देखा जाए तो केवल संविदा कर्मचारियों के ऊपर ही शोषण का भार क्यों डाला गया, उनका ही शोषण क्यों किया जा रहा है लगातार? कि अब ये बात पता नहीं कहाँ से उठी, मैंने कोई ऐसा वीडियो ऑडियो नहीं देखा। रही बात, एक दिन मैं खुद रेलवे स्टेशन पर मौजूद था और जो यहाँ के TS हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो भी उनका पोस्ट हो, TS थे अशोक त्रिपाठी जी ने, उन्होंने हमसे पानी की समस्या उठाई थी। मैंने तत्काल जो अपर जिलाधिकारी अभिलाष जी हैं उनसे कह करके अविलंब जलपान की व्यवस्था कराई थी, पेयजल की व्यवस्था कराई थी। अगर ऐसा कहीं शोषण कुछ हुआ तो अगर किसी नॉमिनेटेड अधिकारी के बारे में संविदा चालक और परिचालक कहेंगे तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं बात करके उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगा। अंजनी जी, क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करेंगे, सरकार के प्रतिनिधि जो नेता हैं मंत्री उनसे बात करने का काम करें, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, तो क्या लग रहा है कि जो बात करेंगे आप उससे संतुष्ट हैं, उस पर आपका रिजल्ट निकल के सामने आ पाएगा? अभी तक तो हम लोगों को केवल सहानुभूति मिल पाई है, चाहे जो भी सरकारें रही हों। हम लोग सन 2004 से हैं संविदा में, अभी तक नियमितीकरण नहीं हो पाया है। बहुत सारी सरकार आती रही हैं और कहती रही कि हम रेगुलर करा देंगे, हमें फिक्सेशन समानकार का समान वेतन नहीं मिल पाया, तो कैसे उम्मीद करें कि आज ये सरकार कर देगी? क्या कहेंगे दिनेश जी? कि मांग करना ये एक आम आदमी का अधिकार है, कर्तव्य है कि उसको अपने हित के लिए लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। उसी कड़ी में अपने अंजनी जी हैं, इनको लगता है कि जो हमारा परिवार है चालक का परिचालक का वो पूरी तरह से भरण पोषण हो, एक ग्रेड की ज़िंदगी जिए। मैं उनके इस बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो संविधान की जो शासनादेश हैं उनका कहीं आड़े ठाड़े कुछ दिक्कतें आती हैं। यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि जो जल्दी से जल्दी इनके हित में हो सके वो शासन से कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। दिनेश जी, 2004 से लेकर अब तक फिक्सेशन की बात जो सामने निकल के आ रही, कई गवर्नमेंट आई कई चली गई, और बीजेपी की गवर्नमेंट की अगर प्रदेश की बात की जाए तो 3 साल से अधिक का समय हो गया है, 2 साल फिर बचा है अभी। क्या 2 साल में कुछ ऐसा वो स्कीम लाएंगे कि जो संविदा चालक परिचालक है इनको नियमीकरण करने का कोई शासनादेश सामने आएगा, या फिर इसी तरह ये भी सरकार आके चली जाएगी और हर सरकार को वादा करेगी चुनावी दौर पे जो संविदा कर्मचारी है उनको जो फिक्सेशन किया जाएगा, फिक्स कार समान वेतन दिया जाएगा? क्या ऐसा है कि जैसे फिक्सेशन वाली बात है, अभी आपके जो अध्यक्ष हैं इन्होंने ही कहा कि 2 कैटेगरी 14,000 और 17,000 के वेतन पर फिक्सेशन भाजपा सरकार ने ही किया है। वही रही बात नियमितीकरण की, तो माननीय स्वतंत्र देव जी जब परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने कुछ पहल भी किया था। फिर माननीय अशोक कटारिया जी आए हैं, उन्होंने उस पर उनसे विचार विमर्श किया है और हमको लगता है कि यथाशीघ्र 2 साल के पहले ही इनका नियमितीकरण पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो प्रदेश सरकार है वो घोषणा 2021 में इसलिए शायद घोषणा कर दे, आप भी सोच रहे हैं क्योंकि 2022 में फिर चुनाव होने हैं। नहीं, तो चुनाव वोट बैंक की लालच या वोट बैंक को लेकर तो ऐसा नहीं आप कह रहे हैं कि 2021 में फिर, क्योंकि जब चुनाव आता है तो सभी सरकारें चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो तो वो तभी घोषणा करती है, हम ये करेंगे, बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन धरातल पर वो दावे कितने उतरते हैं ये आप खुद देखते हैं और हम स्वयं देखते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा कभी कोई भी कार्य जो भाजपा सरकार का है कभी चुनाव के लेकर के हम लोगों ने राजनीति की ही नहीं, वोट की राजनीति करते ही नहीं। अगर हम लोग इतना करते तो ना नोटबंदी करते, ना लॉकडाउन के पहले जैसे जनता कर्फ्यू को सहयोग मिला। तो इस तरह हम लोगों को लगता है कहीं ना कहीं जनता हमारे साथ है, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। चालक परिचालक
भी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। इनके लिए जो भी होगा, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। यथासंभव देखिए, चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव तो हर साल रहते हैं। अभी एमएलसी स्नातक का चुनाव है, फिर पंचायत का चुनाव है, फिर विधानसभा का है। चुनाव तो कोई बातें नहीं, चुनाव कोई मुद्दा नहीं है, काम करना मुद्दा है। एक जो अंत्योदय है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ भी व्यक्ति जीविकापार्जन ठीक ठाक से करे, ये हमारी सोच है, ये हमारी सरकार की सोच है। ऐसी सोच पर हम लोग अनवरत कार्य कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी योगी सरकार अविलंब इन लोगों के नियमितीकरण जैसे विषय पर कोई ठोस निर्णय लेगी। अंजनी जी, आप जो संविदा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप खुद जिला अध्यक्ष हैं, आप किस हिसाब से लड़ाई लड़ें, क्योंकि आप 2004 से संविदा में हैं, रोड में, और लगातार आपने कई सरकारें देखी, वो सरकारों के दावे और वादे भी सुने। वो दावे और वादे कितना धरातल पर उतरे, कितना लाभ आपको सरकारों से मिला, और क्या लग रहा है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो है आपको जो वेतन की विसंगतियां सामने आ रही है, उस पर क्या आप लोग अपनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं उस पर विजयी हो पाएंगे? अभी तक तो सबसे अहम चीज़ है कि इस सरकार की एक वो रही है कि भेदभाव बहुत हुआ है। जैसे कि हमारा भी एक चालक बस्ती में मर गया, ड्राइवर एक्सीडेंट में, उसको जो है 50 लाख का बीमा सरकार ने कहा था करेंगे, देंगे, अभी तक उसको जो है संविदा चालक था उसको नहीं मिला। क्या ऐसा कुछ है कि संविदा और रेगुलर में कोई भेदभाव होना चाहिए? क्या कहेंगे दिनेश जी आप? ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर देखिए, उसकी मृत्यु लॉकडाउन के दौरान हुई है, वो घटना हमारे भी संज्ञान में है, हमने भी उसकी पोस्टें पढ़ी हैं। और जो वहाँ के ARM है, वो अपने रायबरेली के भी ARM रहे हैं, और हमको लगता है कि उनसे तेज तर्रार अधिकारी बहरहाल मुश्किलें मिलता है। वो जो भी संभव होगा उसके पक्ष में करेंगे। और अगर ऐसी कोई अंजनी जी को लगता है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, परिवार के भरण पोषण में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से इससे तत्काल अपने माध्यम से बात करके जो राहत हो सकती है उपलब्ध कराने का उपाय करूँगा। दिनेश जी, आपसे लास्ट सवाल ये है, जिस हिसाब से मेन मुद्दा हमारा था इनकी जो मई माह की जो है वेतन का, उस वेतन को लेकर आप कहां तक आवाज उठाएं, क्योंकि सरकार में आप है, सत्ता में आप है और वरिष्ठ पद पे है रायबरेली में, तो इनकी मांग को लेकर किससे सवाल उठाएंगे और कब तक इनको इनके सवाल समाधान जो समस्या उसका समाधान कराएंगे आप? देखिए, 1-2 दिन में मैं ARM से क्लियर करता हूं कि क्या है क्या नहीं है, और फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं मुख्यालय में बात करूंगा, जो इनका वित्त नियंत्रक होते हैं। अगर उनसे बात बनेगी तो बनेगी, नहीं मैं परिवहन मंत्री से सीधे संपर्क करके इस मुद्दे को हल कराने का प्रयास करूंगा। अंजनी जी, आपसे भी आखिरी सवाल ये है कि जो आपकी मांगे हैं वेतन को लेके, अगर ये मांगे न मानी गई तो आप लोग इसको कैसे मुखर होकर कैसे लड़ाई लड़ेंगे और किस हद तक आगे जाएंगे इसको लेके? हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, कन्हैयालाल पांडे जी ने, उन्होंने प्रबंध निदेशक महोदय को ज्ञापन दिया है कि हम लोगों का जो ड्यूटी के दौरान जो है हम लोगों को पूर्ण वेतन दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन में श्रमिकों को ले जाने में हम लोग अधिक मेहनत करें और दिन रात करें हैं, और इसके वजह से हमको जो है पूरा पेमेंट दिया है। अगर गवर्नमेंट या निगम प्रबंधन किसी प्रकार का हम लोगों को पेमेंट काटती है तो हम लोग जिस दिन हमारा कट करके पेमेंट आएगा उसी के दिन दूसरे दिन से हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। पूरे निष्कर्ष के बाद ये जरूरी सामने निकल के आ रहा पूरी बहस में कि निष्कर्ष ये है कि खुद अभी भी जो है संविदा चालक परिचालक वो भी असमंजस में है। अगर उनका वेतन कटेगा तो वो भी आगे तक जो है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जो यहाँ पे उतारू दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो दिनेश त्रिपाठी जी ने भी जरूर कहा है, आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को पूरा कराने का काम जरूर किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात जरूर ये होगी कि जिस हिसाब से जो है 2004 से अब तक सरकारें आई और गई, मांगे हुई और फिर मांगे जो है जमीन हकीकत पर कुछ नहीं उतर के सामने आया, तो क्या ये मांगे धरातल पर उतर के सामने आएंगी? जो संविदा चालक परिचालक उनकी वेतन की विसंगतियां जो दूर हो पाएंगी, ये जरूर आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।